चलिए, हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे बंगाल के बारे में। बंगाल में चल रहे थे ना। बंगाल में हम लोग देखे कि औरंगजेब बंगाल के दीवान किसको बनाया था? मुर्शिद कुली खां को। और फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नवाब बना दिया। तो मुर्शिद कुली खां के बारे में हम लोग पढ़े। मुर्शिद कुली खां को नवाब किसने बनाया? फर्रुखसियर। मुर्शिद कुली खां के बाद तब बंगाल का नवाब इसी का दामाद बनता है। जल्दी बोलिए नाम। सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन इसका दामाद है और सुजाउद्दीन का ही एक प्रमुख सलाहकार है और उस सलाहकार का नाम है अली वर्दी खां। और अली वर्दी खां को सुजाउद्दीन बिहार का प्रभार देता है। याद आ गया? इस समय हम लोग को डेट भी याद है, 1739 आ चुका है। और इसी समय उधर आपको याद है कि नादिर शाह हमला किया था और इस समय दिल्ली का हेड कौन था? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। और मोहम्मद शाह इस समय नादिर शाह के हमला से इनकी काफी क्षति हुई। इधर सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। सुजाउद्दीन के मरने के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सरफराज। अगला नवाब कौन है? सरफराज। और सरफराज सुजाउद्दीन का बेटा है। सरफराज ही अभी शासन करता, लेकिन उसी बीच अली वर्दी खान गेम खेल गया और अली वर्दी खान ने मोहम्मद शाह को 2 करोड़ का नजराना भेज दिया और इसके कारण मोहम्मद शाह ने इसको वैध बंगाल का नवाब घोषणा कर दिया। और इसी कारण अब अली वर्दी खान को ऊपर से तो चिट्ठी मिल गई, अब अपनी ताकत दिखाना था। और आप सभी को मालूम है 1740 में एक लड़ाई हुई, गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध में पड़े थे और इस गिरिया के युद्ध में अली वर्दी खान ने सरफराज की हत्या कर दी और हत्या करके अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया। हम लोग बताया हेडिंग अली वर्दी खान ही दिए हुए थे। चलिए, तो हम लोग अब कंटिन्यू करें आज का क्लास। थोड़ा सा पीछे चलो। आज हम लोग को चलना है अली वर्दी खान। ध्यान दीजिए बढ़िया से। अली वर्दी खान में हम लोग को सबसे पहला लाइन जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखना है कि 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को यह हराते हुए बंगाल का नवाब बना और यह 1740 से लेकर 1756 तक 16 वर्षों तक बंगाल का नवाब रहा। इसके समय स्थिति बहुत ही बंगाल की अच्छी थी। इस समय बताओ यूरोपीय कंपनी थे या नहीं? तो इस समय यूरोपीय कंपनी सभी थे और बंगाल व्यापार का एक सबसे मेन सेंटर था। तो इस समय जितने भी व्यापारी हैं, फ्रांसीसी हैं, इंग्लैंड है, सभी व्यापारी इस समय बंगाल में मौजूद है। और अली वर्दी खान यूरोपीय कंपनी की तुलना, हाँ यही तुलना किया था यूरोपीय कंपनी की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से। ये कहा कि जो यूरोपीय कंपनी अंग्रेज है, फ्रांसीसी है, ये मधुमक्खी है, इसको प्यार से रखिएगा तो शहद मिलेगा, राज्य को इनकम मिलेगा, और इधर उधर मारिएगा तो डंक मारेगा, ये फिर सरिया दे। तो इसीलिए ये लाइन से तुम समझ गए होगे कि क्या अली वर्दी खान यूरोपीय कंपनी से लड़ता होगा? नहीं, कि बस उनको प्यार से रखा है कि केवल शहद निकाले, टैक्स देते चला। और इसीलिए इसके समय यूरोपीय कंपनी बढ़िया से रही। इसीलिए लाइन बोल आपको पूछा जाएगा कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय कंपनी की तुलना मधुमक्खियों के छत्ता से किया? तो अली वर्दी खान ने इसको कंपेरिजन किया था। देखो अली वर्दी खान जिस समय हेड बना उस समय की स्थिति अब थोड़ा बताए। अली वर्दी खान अब बंगाल का हेड है 1740 का समय। इस समय आपको पिछला मॉडर्न पढ़े होंगे तो याद होगा कि इस समय इधर पूरे क्षेत्र में मराठा का राज आ चुका है, क्योंकि 1761 में आपको याद है पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठा एकदम फैला हुआ। तो इस समय मेन शासन किसका है? मराठा। मुगल और केवल दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया। अब इस समय मुगल का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं, मेन प्रभाव किसका चल रहा है? मराठा का। और बिहार में अभी भी प्रभाव चल रहा है किसका? अफगान का। क्योंकि अफगान आपको याद है कि एक बार जो बन गया, कौन सा वंश से अफगान मेन आया? हो गया, नहीं सब इधर करने लग गया। कौन वंश? अरे आपको याद है कि यहां अफगानों का एक मेन वंश है सूर वंश। वो तो शेर शाह शुरू हो गया, उसके पहले बोलो लोधी ने एक को बनाया था, उसका बात सीधे पूछ रहे हैं। नुहानी। अब कुछ ठीक है लाइन पर। शेर खां तो नुहानी पालेगा तब ना होगा जी। अब तुम्हें दरिया खां का पता नहीं रहेगा और मालूम चलेगा बाहर खां पता नहीं, शेर खां पहले। तो पहले नुहानी से अफगानों की स्थिति मजबूत हुई और यहाँ पे अफगान धीरे धीरे बाबर भी हराया घाघरा के युद्ध में, अफगानों की शक्ति को चलती चली गई। फिर भी बिहार में अफगान चाहते थे कि हमारा ही कोई हेड बने। और इधर जब अली वर्दी खान हेड बना तो अपने दामाद, इनके दामाद का नाम है हैबत जंग, हैबत जंग को बिहार का उपनवाब बनाया कि आप बिहार देखिए। लेकिन 8वीं साल बाद 1748 में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या कर दी। चूंकि अफगान चाहते थे कि कोई अफगानी हमारा हेड, और इसीलिए 1748 में हैबत जंग की हत्या हो गई। हैबत जंग कौन है? अली वर्दी खान का दामाद है और इसीलिए अली वर्दी खान बिहार में स्पेशली अफगानों को हराने के लिए आया और अफगानों की स्थिति फिर खराब हुई। लेकिन उसी बीच मराठा का आक्रमण बार बार बंगाल बिहार में होने लगा, उड़ीसा के रास्ते। और जब बार बार आक्रमण होने लगा तो 1751 में मराठा के आक्रमण से एकदम अब परेशान होकर अली वर्दी खान मराठा से एक संधि की, जो मराठा ने तुमको पढ़ाए थे। और ये संधि था कि 12 लाख रुपया हम सालाना देंगे, आप केवल बदले में हम पर हमला नहीं कीजिए, आप साइड से देखिए, हमको जीने दीजिए। तो मराठा भी कहा कि ठीक है, बस टाइम से 12 लाख सालाना भेज देना, अटैक नहीं करेंगे, जौन साल लेट करोगे तो हम हमला कर देंगे। तो देखिए मराठा से कंप्रोमाइज हुआ। कब कंप्रोमाइज? 1751। और मिला जुला के अली वर्दी खान बहुत बढ़िया बंगाल चला रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे 51 संधि के बाद 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई, पिछले दिन बताया था कि इनकी 3 बेटी थी और तीनों बेटी फौर में है कि हम हेड बने। लेकिन मरने के पहले अली वर्दी खान ने अपने नाती को उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था और उस नाती का नाम था सिराजुद्दौला। तीनों बेटी का नाम तुम सुने होगे, मैमूना बेगम, घासीटी बेगम और सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम। ध्यान दीजिए, बेटी का नाम है मैमूना बेगम, अमीना बेगम और घासीटी बेगम। अभी लोग खुश है कि हमारा नाम ठीक रखा गया। ध्यान दो अब इसमें हम लोग ध्यान दें, सबसे छोटी बेटी है अमीना बेगम और अमीना बेगम पटना सिटी में ही इसकी शादी थी। सिटी के पास अमीना बेगम के नाम से एक जगह है बेगमपुर, पटना में सिटी में पास एक जगह है बेगमपुर, और बेगमपुर किनके नाम से है? अमीना बेगम के नाम से। अमीना बेगम के ही बेटा, मतलब सबसे छोटी बेटी के बेटा, इसी का नाम है सिराजुद्दौला।
और जब 1756 में अलीवर्दी खां मर गए तो यही सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर हेड बन गए, और यह नाती है अलीवर्दी खां का, नवयुवक है, नया जोश है अभी, और यह मधुमक्खी के छत्ता से मध निकालने के बदले उलझ गया। अलीवर्दी खां खुद कहता था कि उसको छेड़ना नहीं, और ये अभी जवान है, अभी तो बूढ़ा था इसलिए डरता था। ये बस हेड बनते ही अंग्रेज की स्थिति खराब करने लगेगा, और एक ही साल बाद 1757 में मारा जाएगा। पलासी की लड़ाई नाम सुने हो ना, मधुमक्खी को छेड़ दिया और ऐसा छेड़ा कि एक ही साल बाद पार लग जाएगा, इसे 1 साल का नवाब। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हुई तो हम लोग अब यहाँ पे सुनेंगे। तो पहले इतना दूर हम लोग लिख लेंगे, तब आधुनिक यहाँ पे बिहार शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से इस बात को नोट करें, फटाफट जल्दी से लिख दीजिए। बोला जाए हैबत जंग दमाद है किसका? अलीवर्दी खां का। हैबत जंग, ध्यान दीजिए, हैबत जंग इनका घसीटी बेगम का जो है ये हैबत जंग हो गया, मैमुना का शौकत जंग हो गया, इनका शौकत जंग हो गया। तो लिखिए इसमें, एक तो पहले ही मारे चले गए, वो तो हैबत जंग तो हम लोग देखे 1748 में मर गए, यहां से नाते फिर अपना हेड बनेंगे। लिख दीजिए जल्दी से नीचे डैश देके 1740 में 1740 में गिरिया के युद्ध में 1740 में गिरिया के युद्ध में बोलो किसको हरा के? वेरी गुड, सरफराज को हराकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। सरफराज को हराकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। नीचे रेस्ट देखिए, अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बनने के बाद बिहार का उपनवाब बोलो किसे बना दिया? अपने दामाद हैबत जंग को बनाया। बंगाल का उपनवाब अपने दामाद हैबत जंग को बनाया। नीचे दस लिख दीजिए। 1748 में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या कर दी। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए। 1751 में अच्छा बताओ, इस समय मराठा के कौन व्यक्ति मोर्चा संभाले हुए थे? रघुजी भोसले। तो इस समय मराठा के बंगाल तरफ कौन है? रघुजी भोसले। तो लिख दीजिए 1751 में रघुजी भोसले के नेतृत्व में बंगाल पर आक्रमण हुआ, जिसमें अलीवर्दी खां ने मराठा के साथ एक संधि किया, जिस संधि के द्वारा मराठा के बंगाल पर आक्रमण न करने के बदले अलीवर्दी खां ने सालाना बोलो कितना? वेरी गुड, 12 लाख रुपया देना स्वीकार किया। सालाना 12 लाख रुपया देना स्वीकार किया। चलिए नीचे स्टार लगा लिख दीजिए। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय कंपनी की तुलना मधुमक्खी से किया। नीचे डैश लिख दीजिए। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। नीचे डैश देखिए। अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था। इसके तीन बेटियां थी। पहला मायमुना बेगम, दूसरा घसीटी बेगम, और तीसरा अमीना बेगम। बोलो सबसे छोटी बेटी कौन थी? अमीना बेगम। तीसरा अमीना बेगम। नीचे स्टार लगा के रास्ते लिखो। अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी
अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम के बेटे बोलो कौन, सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। नीचे दस्त के 1756 में बंगाल का नवाब बोलो कौन, सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला बना। चलिए अब यहां से आज से नए सेक्शन की शुरुआत करेंगे हम लोग, और यहां हो जाएगा मॉडर्न बिहार। काका बोल रहा है जी, चार जब लिख लेने तो पहले सब चीज है। मॉडर्न बिहार, आधुनिक बिहार। चलिए हाँ बोलिए, क्या बोल रहा है? बंगाल के अंतिम नवाब, अफगान के अंतिम शासक। अफगान के अंतिम शासक तो लिखा है तुमको, थे लिखा है ना जी, कौन थे? दाऊद खान। तब क्या दिक्कत है? अरे अफगानों ने हत्या कर दिया। नवाब हेड ने बंगाल के था, बाकी अफगान लोग तो बचा हुआ है, नहीं समझा? हेड अलग बात हुआ, बाकी हेड नहीं है तो बाकी लोग तो रहेगा ना, नहीं समझ बात? अरे ध्यान दो, अफगानों का पहले शासन चल रहा था, तो शासन चल रहा है, अब धीरे धीरे अफगान कमजोर हो गए, तो इसका अंतिम बना, अब हेड नहीं बने, लेकिन बाकी छोटकन जिसका ताकत कमा दिया वो है ना बचा हुआ, उन लोग बीच बीच में जब मन या इच्छा किया तो थोड़ा मौका मिलता है इधर उधर कर दे। बस हेड नहीं बनेगा, लेकिन मौका मिलता है इधर उधर कर सकता है। तो हेड नहीं है, हेड वहां खत्म हो गया अफगान का, लेकिन अफगान है, खत्म नहीं हुए। बस समझ ना, ये चीज ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग को अभी शुरू करना है मॉडर्न बिहार, और यहां से हम लोग अभी नए फेज की शुरुआत कर रहे हैं। मॉडर्न बिहार का मतलब इसमें हम लोग का पूरा यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेके आजादी तक की जो बात है उसमें बिहार की क्या भूमिका रही है, इसी को मेन सीखना है। और इस सेक्शन से हम नहीं समझते कि आपको 12 क्वेश्चन से कम भेंट होगा। 12 क्वेश्चन भेंट होगा यहां से। इसके पहले जितना पढ़ा एंशिएंट में 1 से 2 क्वेश्चन, खोदे पहाड़ निकले चुहिया, मिडाइवल पूरा याद करोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन। उधर बहुत नंबर नहीं है, पढ़ना था तो हम लोग के पास समय था, इसलिए भरपूर पढ़े। नंबर यहां तुमको एकदम ध्यान देना है, 12 क्वेश्चन एकदम भेंट होना ही होना। और इसीलिए जो उधर पढ़ो, असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो, इसमें उसी का स्पेशल होगा, केवल बिहार की भूमिका। तो हम लोग बिहार के रूप में उसको खास देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग मॉडर्न बिहार में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन, चलिए ध्यान दीजिए, छोटा सा सेक्शन है, यूरोपीय कंपनी के आगमन से ही हम लोग चलेंगे। देखो भारत में सबसे पहला यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाल। चूंकि पुर्तगाल आप जानते हो 1498 में ही आया है, और उसके बाद आप जानते हो भारत में दूसरा कौन है? डच आया है, और डच के बाद तब अंग्रेज आया है, ब्रिटिश कंपनी आई है। हाँ, स्थापना में पुर्तगाल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 है। स्थापना में थर्ड है, लेकिन आने में ही सेकंड है। ठीक उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा बिहार आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन है? स्वाभाविक बात है कि 1498 में है और डच का बोहनी 1602 में है। 100 साल के बाद, तो 100 साल तक पुर्तगाल को तब तक चप्पे चप्पे छान मारे। तो स्वाभाविक बात है कि बिहार आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन होगा? पुर्तगाल होगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन हो, आपसे पहले पूछेगा कि बताओ बिहार आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाल। पुर्तगाल ने ही बिहार में बिजनेस शुरू किया। देखो इस समय 1400-1500 ईस्वी में मुगलों का शासन लगभग अब प्रारंभ हो चुका है। तो क्या आप जानते हो 1526 के बाद से मुगल आते, तो 1498 में मसाला का बिजनेस शुरू किया है केरल के कालीकट घाट से। अब मुगल अभी स्टार्ट है, उसी बीच इस समय बिहार का पटना बड़ा फेमस रहा है सूती वस्त्र के लिए। देखिए कपड़ा के लिए बड़ा फेमस रहा है, लेकिन बिहार में मसाला नहीं होते, मसाला तो केरल में होता था। और इस समय को उतना बिजनेस डेवलप था नहीं, तो पुर्तगाली कंपनी अपना मेन सेंटर हुगली को बनाया, और उस समय हुगली से गंगा नदी सीधे पटना पहुंचती थी। तो अभी भी तुम देखते हो कि पटना से एकदम हुगली तक सीधा गंगा जाए, और इस नदी के रास्ते से ही पुर्तगाली लोग नाव के द्वारा व्यापार करते थे। और इस बिजनेस में क्या करते थे, केरल से मसाला हुगली पहुंचाते थे, और हुगली से बिहार में मसाला आया तो अच्छा बिक्री हुआ। चीनी मिट्टी के बर्तन भी लाते थे, बेचते थे, और यहां से पटना से सूती वस्त्र ले जाकर बाहर बेचते थे। उसमें पुर्तगाल को अच्छा इनकम होने लगा। यानी पहला यूरोपीय व्यापारी कौन है? पुर्तगाल। तो उन्होंने भी पटना में मेन केंद्र बनाया, और इनके बिजनेस में क्या है, लाएंगे क्या? मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन, और ले जाएंगे क्या? सूती वस्त्र। और आने जाने में जहाज खाली नहीं रखते। अब नाव खाली रखेंगे तो घाटा लगेगा, आए तो मसाला बर्तन फुल, और निकले यहां से तो पूरा सूती वस्त्र फुल, दोनों तरफ से दुगना प्रॉफिट। धीरे धीरे पुर्तगालों के बाद तब बिहार आने वाले कौन थे? डच। डचों ने बिहार में सबसे ज्यादा ध्यान दिया, कारण डच को बिहार में बिजनेस करने के लिए मेन चीज जो मिला वह चीज था सोरा। जहां पुर्तगालियों का इंटरेस्ट सूती वस्त्र पर था, वही डचों का इंटरेस्ट सोरा पर था। ये बिहार से सोरा का बिजनेस करते थे। मन में आ रहा होगा व्हाट इज सोरा? सोरा क्या है? सोरा देखो विभिन्न धातुओं के नाइट्रेट के मिश्रण को सोरा कहते हैं। नाइट्रेट का मतलब ही हो गया कि नाइट्रेट से खाद बनते हैं, नाइट्रेट से बारूद बनते हैं। यानी जो बम बारूद गोला अब तोप छोड़ना है, गोली छोड़ना है, बम पटकना है, तो इसके लिए बारूद चाहिए, और बारूद का एक रॉ मटेरियल है सोरा। उस समय जिसको भी हमला करना है तो हमला करने के लिए सोरा चाहिए, और इस सोरा से क्या बनाएंगे? बारूद। और बारूद सोरा मेन सेंटर था बिहार का पटना, और यहां से यही डच दोनों चीज, सोरा से बारूद भी बनता और पोटेशियम नाइट्रेट से खाद भी बनता, उर्वरक भी बनता। ये किसानों के लिए भी बड़ा फायदेमंद हो, किसान के लिए भी बड़ा फायदेमंद हो गया कि हाँ उत्पादन उनके बढ़े।
और इस समय डच जब पटना में आए तो इनको लगा कि वाह बिजनेस तो जबरदस्त चल रहा, तो इसके लिए हमको बड़ा सा व्यापारिक कोठी बनाना पड़े। और डचों ने पटना का जो व्यापारिक कोठी बनाया, ये आपसे पूछा जाए, डचों की व्यापारिक कोठी अशोक राजपथ में है, जिसको आज पटना कॉलेज के नाम से जानते हो। पटना कॉलेज देखे हो, तो पटना कॉलेज को कॉलेज नहीं अंग्रेज खोला था, वो डच लोग का गोदाम था जिसमें सोना रखे जाते थे और वहां से सप्लाई होते थे। और उस गोदाम के साथ साथ इनका दूसरा मेन गोदाम था पटना कलेक्टेरिएट, जहां आज कभी डीएम के बैठने वाला स्थान देखे हो, कलेक्टेरिएट घाट पर जो तुम जाओगे तो उस जगह का जितना भी बाउंड्री है, पुराने भवन देखना, उसके जो स्थापत्य है, देखो अब तुम जाओगे तो ये डच के हॉलैंड का आर्किटेक्चर समझ पाओ, डच हॉलैंड के निवासी। और अब पटना में जो लड़का कभी पटना कॉलेज जाना, तो अब नया वाला बिल्डिंग नहीं, पुराने जो उसके भवन है उस पर जो डिजाइनिंग है, अनजाने में कई बच्चा अभी भी कहते हैं कि सब अंग्रेज का बनाया हुआ है। तो अंग्रेज नहीं बनाया था, किसका बनाया हुआ है? डचों का बनाया हुआ। वो अंग्रेज का नहीं है, वो डच का व्यापारिक केंद्र। दूसरी बात, पटना कलेक्टेरिएट जो देख रहे हो, जहां पटना के डीडीसी, पटना में जो मेन डीएम जहां बैठते हैं, वो पूरे भवन वो डचों का ही केंद्र था। 1-1.5 साल पहले नीतीश जी ने योजना बनाई थी, बहुत बड़ा जमीन है और डच लोग का बनाया हुआ, ये सब 1632 की बात, 1632 की बात बोल रहे हैं और देखते देखते 2032 आए, तो 400 साल पुराना स्ट्रक्चर है और आज भी सब सही सलामत है। कुछ जगह जिनमें स्थिति खराब हुई और नितीश गवर्नमेंट 1-1.5 साल पहले प्लान बनाए कि पटना कलेक्टेरिएट में जो भी भवन है सबको तोड़ दिया जाए और अत्याधुनिक होगा डीएम का ऑफिस, सब तोड़ करके एकदम हाई टेक्नोलॉजी से मॉडर्न बनाया जाए और टेंडर पास कर दिया। वो पूरे बिल्डिंग सब तोड़ करके नए स्ट्रक्चर बनना निर्धारित हो गया, ठेकेदारी वगैरह सब मिल गया। उसी बीच किसी ने पटना हाईकोर्ट में पीएलआर दायर किया कि ये डचों का बनाया हुआ हमारे लिए ऐतिहासिक चीज है, उसको देख के हम लोग कुछ स्मरण करते हैं, इसको तोड़ देने से सब स्मरण गायब हो जाएगा। तो जब तोड़ने की तैयारी लगभग थी तो पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया कि जमीन के कोई कमी हो गया है और कहीं बना लीजिए बिल्डिंग, आप इसको रहने दीजिए, डच का स्थापत्य है, इसको लोग बाद में भी देखेगा कि डचों का गोदाम ऐसा था, ये बनाया हुआ है, बहुत पुराना स्मारक है, तोड़ना ठीक नहीं, और उस पर रोक लग गया और नहीं टूट। तो अभी भी जब तुम कहीं जाओगे तो पुराना भवन देखोगे तो समझ लोगे कि ये स्थापत्य किनका है? डच। तो डच से मेन क्वेश्चन तुम्हारा आए, पटना कॉलेज का बिल्डिंग किनका बनाया हुआ? डच का। पटना कलेक्टेरिएट डच का, और डच मेन बिहार से क्या ले जाते थे? सोरा। अब अगर बात करें अंग्रेज का, तो देखो अंग्रेज में जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित नहीं थे, उस समय भी कुछ व्यापारी चल देते थे पुर्तगाल को देख करके। तो पुर्तगाल तो 1498 में आ चुका है, तो पुर्तगाल को देख के कुछ व्यापारी भारत आना प्रारंभ कर दिए थे। और इसी कड़ी में एक पहला व्यापारी है जो 1575 में, इनको कोई भेजा ब्रिटेन से नहीं है, ये एक ब्रिटेन के व्यापारी है और उनकी इच्छा है कि हम चारों तरफ का बिजनेस समझें। और उसी क्रम में 1575 में ही घूमते हुए पटना भी आए, उड़ीसा भी गए, बर्मा भी गए और तब घूमते फिर वापस गए। इस व्यापारी का नाम है, जल्दी बोलो, रॉल्फ फिच। और इसीलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आपके लिए प्रश्न है। क्वेश्चन आएगा कि बताओ पटना आने वाले पहला अंग्रेज कौन थे? पटना आने वाले पहला अंग्रेज कौन थे? रॉल्फ फिच। कब आए हैं? 1575 में। क्या इनको इंग्लैंड के महाराज महारानी भेजे? नहीं, एक व्यापारी है जो स्वतंत्र रूप से बिजनेस करने आए। शुरुआत में इनको पकड़ लिया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, गुजरात के जेल में बंद रखा गया, 2 साल रहने के बाद फिर छोड़ा गया, तो गुजरात से फिर छोटे तो कहे कि आगे जाओ तो आप घूम लेते हैं, लास्ट तक पटना वगैरह सब घूमे। तो पूरी जगह का ऐसे ऐसे कई यात्री रिपोर्ट दी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कि तब हम लोग को भी बिजनेस करना चाहिए। और तब धीरे धीरे बजाते 1632 में, अब रॉल्फ फिच किसके समय आया होगा? 1575 का मतलब कौन हो गया? अकबर। इस समय हेड कौन है? अकबर। 1632 में यही नाम आपको बताया था, पीटर मुंडी। अब ये पीटर मुंडी बजाते अब एक इधर से रिप्रेजेंट करने आ रहा है, और पीटर मुंडी 1632 में आया है किसके समय? शाहजहां के समय। तुमसे देख सकता है पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच किसके समय बिहार आया? अकबर। पीटर मुंडी किसके समय आया? शाहजहां। पीटर मुंडी कब आया है? 1632। जिस समय पीटर मुंडी पटना आया, ठीक उसी समय डच लोग पटना कॉलेज का बिल्डिंग गोदाम का बना रहे थे। दोनों देखो 1632 हो, ये आया है, इनके बिल्डिंग में काम लग गया। अब देखिए यहां पे अंग्रेजों ने अपना एक अलग व्यापारी कोठी बनाना शुरू किया। अंग्रेज भी बिजनेस करते थे, तो अंग्रेज भी व्यापारी कोठी बनाना शुरू किए। और अंग्रेजों का व्यापारी कोठी पटना में कहां बना? जल्दी बोलो। गोलघर। गोलघर तो अकाल आएगा तो गोदाम बनेगा। गोलघर एक गोदाम है जिसमें अकाल के समय अनाज सुरक्षित रहे, वो उनकी व्यापारी कोठी नहीं है। गुलजार बाग, वेरी गुड। अंग्रेजों ने जो जगह बनाया उसका नाम है पटना का गुलजार बाग। और आज अंग्रेजों की इस गुलजार बाग की कोठी में आज सरकार ने वहां अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर रखा है। आपको पूछा जाए डचों की व्यापारी कोठी में क्या है? पटना कॉलेज की बिल्डिंग है। और अंग्रेजों की गुलजार बाग की कोठी में क्या है? प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेजों का है। और इस प्रकार अंग्रेज भी अब यहां से शुरू हो गए। अब अंग्रेज की कहानी को बहुत डिटेल पढ़ना है। लास्ट में पहुंचते हैं पीछे से कौन? फ्रांस। फ्रांस ने क्या किया? अपना मेन ध्यान लगाया बंगाल पे और एक बस्ती बसा दिया चंद्रनगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसीसियों की बस्ती कहां है? चंद्रनगर। ये चंद्रनगर कहां है? बंगाल में। इसमें पूरे फ्रांसीसी लोग बसे, यही उनकी कोठी रही। और इन लोग भी पटना में आके जल मार्ग से बिजनेस करते थे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, सभी लोग पटना आके बिजनेस करते थे, सिर्फ एक को छोड़कर, और वह कौन है? तो यूरोपीय कंपनी में जो आए, ये आप देखिए, पुर्तगाल आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। अब बताओ, पुर्तगालों की कोठी पटना में, डच की कोठी पटना में, ब्रिटिश की कोठी पटना में, फ्रांस की कोठी पटना में, डेनिश का कोई भी व्यापारिक केंद्र पटना में नहीं है। तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी की व्यापारिक कोठी पटना में स्थापित नहीं था? तो आंसर क्या होगा? डेनिश की व्यापारिक कोठी पटना में स्थापित नहीं था। इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी से इसको नोट करें, फिर से आगे चले। और यही व्यापारिक कोठी धीरे धीरे बढ़ते सबका चला जाएगा। नीचे हेडिंग दे दो, पुर्तगाल। नीचे हेडिंग दे दो, पुर्तगाल। पुर्तगाल नीचे डैश तक लिख दीजिए। बिहार आने वाला
पहला यूरोपीय कंपनी, बिहार आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल था। बिहार आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल था। नीचे डैश देखिए, पुर्तगाल ने हुगली में अपने मुख्य व्यापारी कोठी स्थापित किए। हुगली में अपने मुख्य व्यापारी कोठी स्थापित किए, अपने मुख्य व्यापारी कोठी स्थापित किए, मुख्य व्यापारी कोठी स्थापित किए और गंगा नदी के सहारे, और गंगा नदी के सहारे जलमार्ग से पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। नीचे डैश देखिए, पुर्तगाल बोलो क्या लेकर पटना आते थे? मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन। लिख दीजिए, पुर्तगाल मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर, मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर पटना आते थे, और पटना से बोलो यहां से क्या ले जाते थे? सूती वस्त्र ले जाकर व्यापार करते थे। पटना से सूती वस्त्र ले जाकर व्यापार करते थे। चलिए एक दो लाइन जगह छोड़ रहिएगा, कुछ ऐड होता रहेगा। नीचे हेडिंग दे दीजिए डच, नीचे हेडिंग दीजिए डच। बोलो डच कहां के निवासी हैं? हॉलैंड के। नीचे डच तक लिखो, डच हॉलैंड के निवासी थे। डच हॉलैंड के निवासी थे, डच हॉलैंड के निवासी थे। नीचे डच देखिए, डच बिहार से बोलो किस चीज का बिजनेस करता? सोरा का। डच बिहार से सोरा के व्यापार करते थे, डच बिहार से सोरा के व्यापार करते थे, सोरा के व्यापार करते थे। नीचे अस्तार लगा के डैश तक लिखो, डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित किया, पटना में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित किया, पटना में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित किया, जो आज पटना के पटना कॉलेज के प्रशासनिक भवन और पटना कलेक्टेरिएट के रूप में उपलब्ध है, और पटना कलेक्टेरिएट के भवन में उपलब्ध है, पटना कलेक्टेरिएट के भवन के रूप में है, पटना कलेक्टेरिएट के भवन के रूप में है, पटना कलेक्टेरिएट के भवन के रूप में है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए अंग्रेज, नीचे हेडिंग दीजिए अंग्रेज। अस्तार लगा के डैश लिखो, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री बोलो कौन है? रॉल्फ फिच था। पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था, जो 1575 में अकबर के समय बिहार आया। अकबर के समय बिहार आया। नीचे स्टार लगा के लिखिए, 1632 में पीटर मुंडी शाहजहां के समय बिहार आया, शाहजहां के समय बिहार आया, शाहजहां के समय बिहार आया। नीचे डैश लिख लीजिए, अंग्रेजों ने पटना के गुलजार बाग में, अंग्रेजों ने पटना के गुलजार बाग में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया, गुलजार बाग में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया, जहां आज गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस स्थित है, जहां आज सरकारी प्रिंटिंग प्रेस या गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस स्थित है, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। नीचे हेडिंग दे दीजिए फ्रांस, नीचे हेडिंग फ्रांस। बोले फ्रांसीसियों का मेन बस्ती कहां है? चंद्रनगर। चंद्रनगर कहां है? बंगाल में। पटना में उनका सेंटर क्या है? चंद्रनगर से आके बिजनेस करके जाना। तो नीचे डैश लिख दो, स्टार लगा के इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसियों की बस्ती बंगाल के चंद्रनगर में स्थित था, बंगाल के चंद्रनगर में स्थित था।
बंगाल के चंद्रनगर में स्थित था। नीचे डैश देखिए, फ्रांसीसी चंद्रनगर से जलीय मार्ग द्वारा पटना के व्यापार से जुड़े थे। अब यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे आपको, और तब ये सेक्शन कंप्लीट होगी और हम लोग को कहानी मेन शुरू हो जाएगा यहां से पलासी की लड़ाई। हम आपका भूमिका पहले से ले चुके हैं, उधर से सिराजुद्दौला बन के रेडी है, याद है ना सबको, और इधर से घटना आप देख लिए हैं, सब आ चुका। अब अगले क्लास में पलासी बक्सर